लोकसभा चुनाव का 7वां यानी कि आखिरी चरण है। ऐसे में इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, बिहार की अगर मैं बात कर लूं तो 8, ओडिशा में 6, झारखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 9 और चंडीगढ़ पे एक सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। लगातार चल रही है मतदान की प्रक्रिया। ऐसे में दिग्गज भी पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि आज लोकसभा 2024 चुनाव का अंतिम चरण है। आज 7वां चरण है और 8 राज्यों की 57 सीटें इसमें शामिल है। आपको सीधा लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान मतदान करने पहुंचे हैं। तो देखिए, अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो आज पंजाब की 13 सीटों पर मतदान है। 7वें चरण के तहत मतदान है। लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखे थे सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि इंडिया गठबंधन के बीच गठबंधन पंजाब में देखने को मिला नहीं है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए आप, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लाइन में लगे हैं, मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। ये 2 बड़े दिग्गज नेता जो आज अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हैं। ये 2 तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंजाब में सीएम भगवंत मान मतदान करने पहुंचे हैं। तो वहीं हिमाचल अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो भी अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। इससे पहले भी दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं। वहीं हिमाचल के बिलासपुर से जेपी नड्डा भी मतदान करने वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद राघव चड्ढा की तस्वीरें आई, वो भी पंजाब पहुंचे थे। और अब ये 2 और बड़े नेताओं की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और आपको ये जानकारी भी दे दूं मैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने पिता के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए आप, ये 2 तस्वीरें हैं जहां पंजाब के सीएम एक तरफ आपको दिख रहे हैं, मतदान करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो वहीं ये दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सीट हमीरपुर में भी आज ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। वो अपने पिता के साथ वहां मतदान करने पहुंचे हैं। हमीरपुर सीट भी शामिल है। हमीरपुर से फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आज हिमाचल प्रदेश की अगर मैं सीटों की बात करूं तो कुल 4 लोकसभा सीटें हैं और उसमें भी खास तौर पर नजर है तो मंडी और हमीरपुर की सीट पर, क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है वो टक्कर का नजर आ रहा है। और देखिए, अंदर जाते हुए मतदान के लिए इंतजार किया है आम नागरिक की तरह, क्योंकि आप कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही है अपना मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप मतदान करें। विस्तार न्यूज की आप लोगों से भी अपील है, विस्तार न्यूज की एक खास अपील है कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान होना है तो मतदान करने जरूर जाइएगा, क्योंकि लगातार लोग जो है लंबी कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान का। और उसी में हमने आपको और भी तस्वीरें दिखाई थी। इससे पहले सुबह ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मतदान किया। और उसके बाद बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी मतदान कर चुके हैं और अपने बूथ पर उन्होंने अपना पहला मतदान किया। और राघव चड्ढा भी पहुंचे थे। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं निकलकर सामने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पंजाब के सीएम भगवंत मान की। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। जो मैं जिक्र कर रही थी वो हमने आपको दिखा भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये पहुंचे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। आज हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान है, वहां पर उन्होंने मतदान किया। तो वहीं गोरखपुर में भी आज मतदान है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें अभी भी बची है, अभी भी मुकाबला जारी है। 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। गोरखपुर की सीट शामिल है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो तीसरी तस्वीर है रवि किशन की, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है गोरखपुर से। और चौथी तस्वीर राघव चड्ढा की, राघव चड्ढा भी पहुंचे थे आनंदपुर साहिब पंजाब में अपना मतदान करने। और देखिए, अब मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमृत तिवारी।
दिल्ली से। अमृत, लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। ये अंतिम चरण का मतदान है, ये 7वें चरण का मतदान है। ऐसे में 8 राज्यों की 57 सीटें शामिल है। हर एक राज्य पे बारीकी से चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ। हमने बात कर ली थी हिमाचल की, अब मैं बात करना चाहूंगी पंजाब की। देखिए, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 1996 के बाद पहली बार शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अपना अपना चुनाव लड़ रही है। वही इंडिया गठबंधन का भी गठबंधन मुझे नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का समीकरण क्या कहता है अमृत? बिल्कुल अंजलि, आपने जैसा कि बताया कि 1996 के बाद जो गठबंधन रहा है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में जहां पे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पंजाब में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इन दोनों के बीच बयानबाजियां ऐसे हुई जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही, वैसे ही कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, खासतौर पर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि जालंधर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में वैसे ही जो है आरोप लगाए और वार किया। यानी कि अगर देखेंगे पंजाब में जो लड़ाई है वो जितने भी अभी तक के लोकसभा चुनाव हुए हैं वो परंपरागत चुनाव से थोड़ा सा भिन्न है। इस बार लड़ाई हर सीट पर देखी जाए, अधिकांश सीटों पे देखेंगे तो वहां पे चतुष्कोणीय यानी कि 4th एंगल डायमेंशन लड़ाई यहां पे देखी जा रही है, जिसमें से अकाली दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी है। यानी कि चारों दलों के बीच जो कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कैंडिडेट किसी तरह का मोल भाव नहीं रखता है। हर लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक है आज, और उसमें भी ये विशेष ध्यान रखा गया है कि कल जमानत खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की, तो एक तरफ इन लोगों का मिलन नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की इस तरीके की तस्वीर निकल कर आना कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा पंजाब में इंडिया गठबंधन को? ये देखिए, पंजाब में यही कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि बीजेपी, उसके लिए सबसे बड़ा संकट था कि उसके पास लीडरशिप की जो कमी थी। उन्होंने कई जगह से कांग्रेस के ही नेता टूट कर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस की तरफ से पार्टी के बड़े चेहरे रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे प्रदेश में, और उनके रहते पंजाब में इंसर्जेंसी काफी हद तक कम हुई थी, एक कामयाब मुख्यमंत्री रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनका परिवार जुड़ता है। उसी के साथ देखेंगे तो और सुनील जाखड़ जैसे नेता वो आकर के जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश एक फुटप्रिंट बनाने की थी, उसके आगे बढ़कर के जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप ने जो एक स्पेस दिया, वो कहीं ना कहीं वहां पे वो भरती हुई दिखाई दी पंजाब में। लेकिन पंजाब में काफी हद तक अंजलि मैं बताऊं कि किसान आंदोलन का जो मूवमेंट वहीं से खड़ा हुआ था, उसका एक बड़ा असर देखा जा सकता है। और यही वजह है कि वहां पे अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो है वोटिंग के मामले में एक संघर्ष करती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, कुल मिलाकर यही कहता है समीकरण। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आज जो है दिग्गज मतदान करने पहुंचे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में मतदान करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसके बाद प्रेस से भी बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें, और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। के नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, और उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। नर्सिंग घोटाले की जांच को लेकर यह चिट्ठी लिखी है और सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग रखी है। चिट्ठी में हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करवाने की मांग रखी है, जांच की टाइमलाइन तय करने की भी रखी है मांग, और राजनेताओं की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई है।
है तो लगातार नर्सिंग घोटाले मामले में एक्टिव नजर आ रहा है पक्ष भी और विपक्ष भी। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। नर्सिंग घोटाले की जांच को लेकर लिखी है ये चिट्ठी। सीबीआई के ईमानदार अफसरों की जांच कराई जाए, हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच कराई जाए और जांच की टाइमलाइन तय करवाई जाए, ये मांगे इस चिट्ठी में रखी गई है। और राजनेताओं की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई है साथ ही साथ। 2020 से चल रहे हैं और 2023 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दे दिया, उनको मान्यता। ये कहां की? उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश चाहिए उनको। जब तक दिशा निर्देश सीबीआई नहीं देगी, हाईकोर्ट नहीं देगी, तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी सरकार की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है। तो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सूरज, हम देख रहे हैं कि नर्सिंग घोटाले में आए दिन सियासत होती रहती है और अब इसी बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, क्या कुछ मुख्य बिंदु है इस चिट्ठी के? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर नर्सिंग घोटाला एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसकी तुलना व्यापक घोटाले से की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि यह व्यापक घोटाला 2 है और जिस तरह से व्यापक घोटाले का आज तक जिक्र होता है उसी तरह से नर्सिंग घोटाला है। नर्सिंग घोटाले को समझिए अंजलि, किस तरह से जो सीबीआई के अफसर थे वही इस घोटाले में शामिल थे, यानी जिनको जांच करने का जिम्मा सौंपा गया वही पैसे की लेन देन हेर फेर में थे। और दिल्ली की सीबीआई ने रंगे हाथ जो सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज थे उन्हें लाखों रुपए लेते हुए पकड़ा। उसके बाद लगातार पूरा जो है जांच चल रही है। लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह पहले राज्यपाल को चिट्ठी लिखे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि किस तरह से आपने वादा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो सीबीआई के अफसर थे उन्होंने इस वादे को हवा हवाई कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा दिग्विजय सिंह ने पूरे चिट्ठी में कि मैं चाहता हूं कि एक बड़ी अच्छी टीम गठित की जाए, ईमानदार अफसरों की टीम गठित की जाए और हाई कोर्ट बेंच के जो जज है, सिटिंग जज है, उनके नेतृत्व में पूरा जांच दल बनाया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में यह जांच की जाए। क्योंकि जिस तरह से इसमें खुद आला अफसर भी शामिल है इस पूरे घोटाले में, तो कहीं ना कहीं अगर नेता विपक्ष के नेता होने की बात करें दिग्विजय सिंह की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाया है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि सीबीआई जो है अच्छे से जांच करेगी। क्योंकि जो प्रदेश स्तर की सीबीआई उसी इस घोटाले में शामिल है। दिल्ली की सीबीआई जांच कर रही है। 23 आरोपी इस मामले में अंजलि बनाए गए हैं, 13 आरोपियों को शिकंजे में लिया गया है। एक बड़ी बात सूरज, जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएं तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे और ऐसा ही जवाब मांगा है अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। ये लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इस बीच रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों में उत्साह देखा गया। रिजल्ट आने से पहले ही शहर में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के जीत के बैनर लगा दिए। मैं आपको बता दूं कि रायपुर की अगर मैं बात कर लूं तो बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, तो वहीं विकास उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इस बार मतदान तो हो चुका है, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन ये विशेष उत्साह नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों के बीच। उन्होंने ये पोस्टर बैनर लगा दिए हैं बृजमोहन अग्रवाल के सपोर्ट में। बेमेतरा बारूद ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री प्रबंधन ने पीड़ित परिवार की मुआवजा राशि बढ़ा दी है और अब सहायता राशि को 35 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। पहले कंपनी की तरफ से 30 लाख और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन अब कंपनी ने इस राशि को 30 से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से 35 लाख और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, तो कुल मिलाकर मुआवजा जो है अब वो 40 लाख का पहुंच गया है। बेमेतरा में जो हुआ, बारूद ब्लास्ट में जो हुआ, वो बेहद दर्दनाक घटना थी। कोई भी मुआवजा उसको भर नहीं सकता, लेकिन ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जहां 35 लाख की सहायता राशि थी, तो अब उस राशि को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है।
सिंगरौली में घर से ड्यूटी पर जा रहे 28 साल के युवक से अज्ञात लोगों ने जंगल में लूटपाट की। साथ ही युवक पर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिसे तुरंत इलाज के लिए सरई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज अब जारी है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच की जा रही है। पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला सिंगरौली से निकल कर आ रहा है। जंगल में लूटपाट की गई इस शख्स के साथ और उसके बाद अब इसका इलाज जारी है, क्योंकि हमला भी बोला था। तो वहीं चित्रकूट के मझगवां थाना क्षेत्र के कड़ियन मोड़ के पास तेज रफ्तार हाईवा महुआ के पेड़ से टकरा गया। हादसे में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मझगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायल चालक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अब उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये सड़क दुर्घटना का मामला चित्रकूट से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक हाईवा पेड़ से जा टकराया और उसमें हाईवा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। अलीराजपुर जिले के छकतला चोटी गांव में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया था, जहां पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी की गुत्थी का खुलासा किया और मकान मालिक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने नकदी समेत आभूषण बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। में ही उनके पड़ोसी, जो कि वास्तव में उनका भांजा है, उसको इन्होंने संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ पाया और भांजे से जब पूछताछ की तो भांजे ने उनके घर में जाकर नकद उठाकर चोरी करना स्वीकार किया है। जितना आर्टिकल जो सोने की चेन और अन्य सामान बताए थे वो सारा पुलिस ने उनके भांजे से जब्त कर लिया है। अब उसको न्यायालय में पेश किया। दमोह जिले के आम चौपरा गांव के छोटे पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने वाली टीवी कलाकार चाहत पांडे को बीती रात मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दरअसल चाहत पांडे की बचपन से ही ख्वाहिश रही थी कि वो एक दिन बेहतर अभिनेत्री बनकर लोगों के दिलों पर राज करे। महज 17 साल की उम्र में चाहत ने टीवी शो पवित्र बंधन से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो टीवी एक्ट्रेस तेनाली रमन, राधा कृष्णन, सावधान इंडिया, नागिन 2, दुर्गा माता की छाया, अलादीन और क्राइम पेट्रोल सहित कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। आज देश में जारी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है और आने वाली 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। लेकिन चुनाव नतीजों के आने से पहले ही महंगाई की मार में एक बड़ी राहत मिली है। 1 जून से देश में एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बड़ी कटौती करने जा रही है। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन कर इन्हें घटा दिया है। आइए जानते हैं दिल्ली से मुंबई तक नए रेट। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले सुबह 6 बजे कंपनीज ने एलपीजी उपभोक्ताओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा किए गए ताजा बदलाव के बाद 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर ऐसा पहली बार नहीं है जब कंपनीज ने सिलेंडर के दाम घटाए हैं। इससे पहले 3 बार कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दामों में कमी की गई है। अप्रैल और मई में भी राहत दी गई थी। लगातार 2 महीनों में 20 रुपए की राहत प्रदान की गई है। ये एक राहत भरी खबर मिल रही है।